जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है जुलाई मास का राशिफल। थोड़ा सा लेट हो गया पर भेज रहा हूं। धनु और मकर लगन पर आज चर्चा होगी। आप इसे राशि से भी देख सकते हैं, लगन से देखना, ऐसा मेरा विचार है कि अधिक शुभ फल, अधिक सटीक फल मिलते हैं तो लगन से देखा जाना चाहिए। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं और उनके आशीर्वाद से जो कुछ मैं सीख सका आपके साथ बांट रहा हूं। तो धनु लगन पे चर्चा शुरू करते हैं। धनु लगन में लगन के स्वामी गुरु कुंभ राशि में तीसरे भाव में विराजमान है और पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। उनकी दृष्टियों का लाभ सप्तम भाव को, नवम भाव को और एकादश भाव को हो रहा है। तो लग्नेश की स्थिति अपने आप में जब तीसरे भाव में जब लग्नेश रहता है तो अच्छी स्थिति है। ये प्रयासों को, एफर्ट्स को इम्प्रूव करती है, हमारे समस्याओं को सुलझाने को इम्प्रूव करती है। वक्री होने के सब प्रभावों को भी जोड़ें तो जो ग्रह वक्री होता है वो अधिक बलवान हो जाता है, अधिक बलशाली हो जाता है। तो इस लिहाज से लगन के दृष्टिकोण से धनु लगन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। उन्हें प्रयास करके बहुत कुछ हासिल होना चाहिए। धन भाव में धन भाव के स्वामी मंगल ही स्वग्रही हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब उनकी पूरी दशम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? एकादश भाव पर, अपनी उच्च दृष्टि। तो धन भाव का स्वामी धन भाव में स्वग्रही होकर के कहाँ देख रहा है? एकादश भाव को, जो आय का साधन है, आमदनी को दिखाता है। स्थितियां तो बहुत अच्छी हैं। इस हिसाब से धन के साथ तालमेल, आय, इस सभी मुद्दों के ऊपर भी स्थितियां अच्छी हैं। व्यवहार अच्छा रहेगा, बोली भाषा भी ठीक रहेगी, कुटुंब से तालमेल की स्थितियां अच्छी रहेंगी, व्यवहार कुशलता बनी रहेगी। तीसरे घर के जो स्वामी है वो शनि ही है और स्वग्रही होने के कारण, और शनि वक्री भी है तो वो और अधिक बलवान हो जाते हैं। तो उसका भी प्रभाव यह है कि इन्हें इनकी मेहनत, इनकी की हुई कोशिशों के रिजल्ट जरूर मिलेंगे। भाइयों के साथ तालमेल की स्थितियां, एक दूसरे के साथ व्यवहार, अपने आप को संभालने की स्थितियां भी अच्छी बनी रहेंगी। यहां तक सब कुछ बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं दिखाई देती। क्योंकि ये द्विस्वभाव लगन है तो चौथे भाव का स्वामी मीन और वो वही वापस गुरु और अपने भाव से 12वें भाव में बैठा है। 12वें भाव में बैठने पर स्थिति थोड़ी वीक हो जाती है चौथे भाव के लिए, लेकिन वक्री होने के कारण स्थिति ठीक हो गई। तो ये स्थिति सुखों के हिसाब से, घर के हिसाब से, मकान के हिसाब से, माताजी के हिसाब से, थोड़ी बहुत यात्राओं के हिसाब से, आनंद के हिसाब से, वाहन के सुख के हिसाब से अच्छी है। शनि की यहाँ तीसरी दृष्टि पड़ती है और शनि यहाँ सम दृष्टि से देख रहे हैं। तो इस घर का स्वामी अपने से 12वें है और यहाँ पर शनि की दृष्टि है, यहाँ पर केतु की भी दृष्टि है और फिलहाल किसी शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पे नहीं दिखाई देती। तो ये परिस्थितियां बनी कि इन सब मुद्दों पर, जबकि गुरु वक्री भी हैं, बलवान भी हैं, सही घर में बैठे हैं, तब भी शनि की दृष्टि के कारण भी, शनि यहाँ मार्केश भी है, तो थोड़ा सा प्रभाव ये रहेगा कि कुछ चिंता, कुछ तनाव, कुछ व्यवहार की दिक्कत, कुछ माता जी के स्वास्थ्य की समस्या, कुछ मांसपेशियों से संबंधित तनाव, छोटे मोटे तनाव देखने में आ सकते हैं। हमें इसको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव से मुख्य तौर पर हम संतान, विद्या, हमारा पाचन तंत्र, इन सभी को देखते हैं। तो पंचम भाव के स्वामी फिलहाल कहाँ है? अष्टम भाव में, कर्क राशि, अपनी नीच राशि में। नीच भंग हो रहा है क्योंकि शनि की उन पर पूर्ण दृष्टि है, लेकिन वो खुद बैठ गए अष्टम भाव में। ये प्लस पॉइंट नहीं हुआ, ये कमजोर स्थिति हो गई। तो संतान के सुखों के हिसाब से, सही मौके पर सही डिसीजन लेने के हिसाब से, डाइजेशन के हिसाब से, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, संतान की पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, छोटी मोटी कोई चोट लगने वाले हिसाब से तकलीफें बनी रह सकती हैं। ऐसी परिस्थितियां पहले 20 दिन अधिक मालूम देती हैं। उसके बाद में ये मंगल जो है यहाँ से अष्टम भाव से शिफ्ट होकर के नवम भाव में चले जाएंगे, तब परिस्थितियां अच्छी होंगी। तो पहले 20 दिन ये स्थितियां जो भी 5वें भाव से हम देखते हैं उनके लिए अधिक शुभ नहीं है। उसके बाद ये परिस्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी, फिर ये लाभप्रद होंगी। बात करते हैं छठे भाव की। अब छठे भाव की स्थिति क्या है? वहां राहु बैठे हैं और लगातार बैठे रहेंगे पूरे महीने और उसके बहुत आगे तक भी। तो राहु के यहाँ होने पर शत्रु विजय योग रहा, स्थिति मजबूत है। और अगर षष्टेश भी मजबूत होता तो और बड़ा योग बन जाता, लेकिन कोई बात नहीं। षष्टेश की स्थिति क्या है कि वो अपनी शत्रु राशि में होकर अष्टम भाव में बैठे हैं। छठे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? अष्टम भाव में। तो बीमारियां मर गई, कर्जे मर गए, मोटे मोटे तरीके से तो ये सिस्टम है।
8वें भाव में शुक्र का होना कोई ज़्यादा शुभ नहीं है, लेकिन षष्ठेश के दृष्टिकोण से अच्छा है। तो छठा भाव जो आपकी बीमारियों के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके कर्ज के लिए, कोर्ट कचहरी, कानून, भागदौड़, यात्राएं, झंझट, इनको सॉल्व करेगा। बल्कि औरों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करने की सामर्थ्य आएगी, औरों की समस्याओं को भी आप सॉल्व कर सकोगे, उनके लिए भी मार्गदर्शक का काम आप कर सकोगे। तो स्थितियां तो बहुत सुंदर हो गई। तो छठे घर की स्थिति भी यहाँ पर बढ़िया है, कोई बहुत ज़्यादा फिक्र की बात नहीं आती। अब बात करते हैं सप्तम भाव। पहले 8 दिन सप्तम भाव का स्वामी अपने से 12वें या जन्म कुंडली के छठे भाव में, जो प्लस पॉइंट नहीं है, पहले 8 दिन। लेकिन उसके अगले 8 दिन 8 तारीख से 16 तारीख तक वो यहाँ पर एक राजयोग का निर्माण करेगा जिसका नाम है भद्र महायोग, जो अच्छी स्थिति है, और सूर्य को ज्वाइन करेगा। तो सूर्य बुध दोनों 8 दिन के लिए एक साथ एक ही राशि में आ जाएंगे। उसके बाद सूर्य अपनी राशि बदलेंगे और इस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो बृहस्पति इन 8 दिन 8 तारीख से लेकर 16 तारीख तक भाव और भावेश दोनों को देखेगा। ये बहुत उत्तम स्थिति है। जो भी विवाह के इच्छुक हैं उनके विवाह होने के योग बनेंगे। जिनके वैवाहिक जीवन में कुछ खींचतान है, वो खींचतान भी इस दौरान सुधरती हुई सी दिखाई देगी। बृहस्पति की पूरी दृष्टि, 5वीं दृष्टि यहाँ लगातार पड़ती रहेगी। तो वैवाहिक जीवन के हिसाब से, सुखों के हिसाब से, एडजस्टमेंट के हिसाब से, नए सिरे से जैसे जिनका विवाह होना है उनके विवाह के लिए भी योग अच्छा रहने वाला है, किसी तरह की समस्या नहीं। जिनके लिए शादीशुदा जिंदगी में कुछ खींचतान चल रही थी उनके भी एडजस्टमेंट यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। आखिरी के 5 दिन में बुध यहाँ से शिफ्ट होकर के चले जाएंगे अष्टम भाव में, यानी कर्क राशि में। तो ये जो सूर्य बुध का योग बना था ये जाके टूट जाएगा वापस से, और सूर्य तो मिथुन में रह जाएंगे। मिथुन से सूर्य 16 तारीख को शिफ्ट करेंगे। तो पहले बुध यहाँ अकेले रह जाएंगे, सूर्य सप्तम भाव से चलेंगे अष्टम में, बाद में बुध भी। तो फिर से बुध आदित्य योग कहाँ बनेगा? अष्टम भाव में। तो 8 दिन के लिए ही केवल ये भद्रमा योग का निर्माण हो रहा है 16 तारीख तक। 16 तारीख के बाद में ये फिर चेंज होगा, 27 तारीख के बाद ये चेंज होगा आखिरी के 5-6 दिन के लिए। कुल मिलाकर ठीक है, वैवाहिक जीवन की स्थितियां थोड़ी इंप्रूव होंगी। पहले 8 दिन ठीक नहीं है, आखिरी के 4-5 दिन भी ठीक नहीं है, बीच की स्थितियां 15-16 दिन की बहुत अच्छी हैं। अब बात करते हैं कि सूर्य की। सप्तम भाव में अग्रिम सूर्य, तो जो सूर्य है वो कहाँ का स्वामी हुआ? नवम भाव का, नवमेश है। नवमेश होकर वो सप्तम भाव में बैठा, यहां तक तो स्थिति खराब नहीं है, ठीक है। लेकिन 16 तारीख के बाद वो कहाँ जाएगा? अष्टम भाव में। तो सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, पर अष्टम भाव में बैठने का दोष लगता है। तो भाग्य से 12वें घर आ गया, भाग्य व्यय हुआ। पिता के साथ तालमेल की स्थितियां, भाग्य की स्थितियां, मेहनत तो बहुत हो रही है पर उतने तीव्र रिजल्ट आते हुए नहीं दे रहे जितने मिलने चाहिए थे। अब यहाँ जो स्थिति है वो ये कि ऐसा 2 दिन रहेंगे जब सूर्य, मंगल और शुक्र तीनों एक साथ होंगे अष्टम भाव में। तो मंगल और शुक्र की युति अपने आप में ज़्यादा शुभ नहीं होती। कहीं ना कहीं इसकी स्थिति क्या है कि ये एकादश और द्वादश भाव के स्वामी हैं या पंचम और षष्ठ भाव के स्वामी हैं। दोनों सूरतों में इसका 8वें घर में होना शुभ नहीं है। ये स्थिति लगातार बनी रहेगी पहले 18 दिन तक, 18 तारीख तक, ठीक है, पहले 18 दिन, फिर ये टूट जाएगी। उसका फिर से बनेगी दोबारा सिंह राशि में। तो पहले 18 दिन इस योग के हिसाब से आमदनी को लेकर के तनाव देखने में आ सकते हैं, ये तनाव आएगा। इसके बाद क्या होगा? फिर से ग्रह जब चेंज होगा तो ये मंगल शुक्र की बनेगी 9वें घर में। यहाँ ये स्थिति अच्छी है, सुफलदायी है। बृहस्पति की इस पर पूरी दृष्टि होगी, तो किसी तरह का कोई नुकसान यहाँ पे होता हुआ नहीं दिखाई देता है। अब बात करते हैं दशम भाव की। अब दशम भाव की स्थिति क्या है? दशम भाव का जो स्वामी है बुध, वो पहले 8 दिन छठे घर में रहेगा। तो अपने से 9वें घर कुंडली के छठे घर में आया अब राहु के साथ। तो अब राहु क्या कर रहा है? बुध के साथ भी बैठा है और दशम भाव पर भी दृष्टि डाला है, यानी दशम भाव और भावेश दोनों को राहु प्रभावित कर रहा है और दोनों ही जगह उसकी मित्र दृष्टि है। इस हिसाब से ऑन दी होल स्टेटस के लिए फायदेमंद स्थितियां रहेंगी। आपकी प्लानिंग थोड़ी बहुत फायदे में ही रहेंगी, लेकिन दूरगामी परिणाम मिलेंगे। राहु के परिणाम तुरंत नहीं मिलते, नुकसान जल्दी हो जाते हैं। तो ये स्थिति रहने वाली है। इसके बाद बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव हमारी आमदनी को, पहले 18 दिन तक तो शुक्र रहेंगे अष्टम भाव में, तो वो अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन उसके बाद में आ जाएंगे वो नवम भाव में आखिरी के 12 दिन। तो इनकम आधे महीने के बाद इंप्रूव होगी। अब इसमें एक और योग बन जाएगा 16 तारीख से, और वो योग रहेगा शनि और सूर्य का समसप्तक योग, क्योंकि लगातार शनि और सूर्य दूसरे और 8वें भाव में बैठे होंगे। ये स्थितियां खींचतान,
लड़ाई, युद्ध, तनाव, पिता के साथ तालमेल की स्थितियों को खराब करना, भाग्य की कुछ कमजोरी होना, कुछ कानूनी झंझट या तनाव देखने में आना, ये सारी चीजें भी देखने में आ सकती हैं। तो थोड़ी सावधानी की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। हमें सूर्य के लिए कुछ उपाय करने की यहाँ पे आवश्यकता होगी। अगर सूर्य का उपाय करेंगे तो हमें अच्छा होगा। तो सूर्य और मंगल के उपाय बढ़िया हैं। 12वें घर की बात करते हैं अब। तो 12वें घर की स्थिति कैसी है कि वहां पर लगातार केतु बैठे रहेंगे, और केतु के बैठने के साथ साथ मंगल की स्थितियां आखिरी के 15-16 दिन जो रहेंगी, 10 दिन, वो तो ठीक रहेंगी। तो ये थोड़ा मिला जुला सा रहेगा कि पहले 20 दिन अच्छा लाभ होगा, व्यय कम होगा, खर्चे कम होंगे, भागदौड़ के बाद भी उपलब्धियां दिखेंगी। लेकिन आखिरी के 10 दिन क्या होगा कि मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ जाएगी अपने भाव पर। तो इससे कहीं ना कहीं ये होता है कि खर्चे तो होंगे, पर उन खर्चों का ऑन दी होल आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। लगभग सभी भाव में कैसे कैसे ग्रह बैठे हैं, उनका लगभग किस तरह का प्रभाव आपको देखने में आ सकता है, इसका लमसम एक चर्चा यहाँ हो गई। अगर हम एक और तरीके से देखते हैं तो वो ये है कि 20, 21, 22, 23 ये 4 दिन, और 9 और 10, तो ये 6 दिन ऐसे हो सकते हैं। ये तारीखें मैंने बोली हैं, दोबारा बोलता हूँ, 9 और 10 तारीख, 20, 21, 22, 23, ये कुल 6 दिन ऐसे हो सकते हैं जिस दिन आप ज़्यादा तनाव या ज़्यादा अनईजी फील कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर की शिकायतें या एंजाइटी बढ़ सकती है, तो थोड़ी सी केयर जरूर कीजिए। उपाय क्या करने हैं, यहाँ पे सूर्य का उपाय करना और मंगल ग्रह का उपाय करना अधिक शुभ होगा। तो ये उपाय स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, मंगल और सूर्य के बीज मंत्र और उससे संबंधित दान, आप इसे करेंगे तो आपको लाभ होगा। अब शुरू करते हैं मकर लगन के लिए। लगन में ही शनि का राजयोग है जिसका नाम है शशक महायोग। अच्छी स्थिति है, और अपनी तीसरी दृष्टि से ये तीसरे भाव को, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को, दशम दृष्टि से तुला राशि में दशम भाव को देख रहा है। तो ये सभी स्थितियां अच्छी हैं, और दशम भाव में विशेष रूप से अपनी उच्च राशि से देख रहा है। तो ये जबरदस्त अच्छा पॉइंट, दृष्टि का लाभ होगा। एक नियम ये होता है कि जो ग्रह जितना बलवान होता है उसका प्रभाव भी उतना होता है, एक बात। दूसरा, वो जिस भाव को देख रहा है वहां किस तरह देख रहा है, मित्र दृष्टि से देख रहा है कि शत्रु से, इसका भी जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ शनि स्वयं भी बलवान है और उसकी दृष्टि भी उच्च पड़ रही है दशम भाव पर। सारे केंद्रों में सबसे अधिक बलवान केंद्र 10वां। तो मोटे तौर पर 10वां केंद्र पूरी कुंडली का आधार है। लगन का दशम भाव लगन की सामर्थ्य है, इसलिए 10वां घर और लगन ही कुंडली के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शंस होते हैं। सभी हैं, लेकिन इनका भाव, इनकी मजबूती पूरी कुंडली की अपने आप में एक मजबूती होती है। तो चलिए पहले घर से शुरू करते हैं। मकर लगन के लिए पहले भाव में शनि अपना राजयोग बनाकर बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है स्वास्थ्य के हिसाब से। लेकिन यहाँ एक खास बात आएगी कि सूर्य छठे घर में बैठते हैं। छठे घर में सूर्य के बैठने के कारण पहले 15-16 दिन जो दृष्टि रहेगी वो आंखों के हिसाब से खराब रहेगी, और थोड़ी सी खींचतान, लड़ाई झगड़ा या कुछ अनईजी फीलिंग्स देखने में आ सकती हैं। इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है कि आपके शत्रुओं के साथ आपके भिड़ंत ना हो। अति उत्साह, अति जोश में ये देखने में आ सकता है। लगन में शनि और मंगल की इस पर दृष्टि हो तो ये स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। लेकिन अब प्लस पॉइंट क्या है कि शनि वहां स्वग्रही है, मंगल की वहां उच्च दृष्टि पड़ रही, उसके बाद भी लगन पर 2 पापी ग्रहों का प्रभाव, साथ में राहु का भी। अब लगन पे राहु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, शनि वहां पर बैठते हैं। तो सारे के सारे पापी ग्रह जब लगन को देखेंगे तो लगन पर दबाव आएगा, चोट लगने का, ब्लड प्रेशर बढ़ने का, किसी तरह की खींचतान का, लड़ाई झगड़े का। तो सेहत ऑन दी होल ठीक रहेगी, लेकिन छोटे मोटे एक्स्ट्रा प्रेशर्स आ सकते हैं। दूसरे घर में बृहस्पति बैठे अच्छी हालत में, कोई समस्या नहीं है। बोली, भाषा, व्यवहार, बात करने का अंदाज, कुटुंब के साथ तालमेल की स्थितियां बढ़िया रहेंगी। धन के स्वामी धनेश लग्नेश भी हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। मकर लगन में नेचुरल है कि भाई वो लगन के स्वामी है शनि, तो जबरदस्त कारक भी हैं। तो हर लिहाज से यहाँ शनि पहले और दूसरे भाव को बड़ा मजबूत कर रहे हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं। तीसरे भाव के स्वामी अपने से 12वें चले गए, वो भी वक्री। अब ये हुआ कि आपको आपके एफर्ट्स के उतने रिजल्ट मिलते हुए दिखाई नहीं देंगे जितना आप उम्मीद करें, और शनि की वहां पर दृष्टि भी पड़ रही है। इस भाव पर शनि की और केतु दोनों की दृष्टि है, तो दृष्टियों से भी यहाँ थोड़ी सी स्थिति खराब हो रही है। और भाव का स्वामी भावेश भी अपने से 12वें बैठा है, तो इन्हें इस दौरान मेहनत का, एफर्ट्स का, प्रयासों का, भाई बहनों के साथ तालमेल, अगर आप फैक्ट्री चलाते हैं तो अपने सपोर्टिंग स्टाफ के साथ उतना सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा जितना आप उम्मीद कर रहे हैं। तो ये एक समस्या देखने में आ सकती है। तो थोड़ा सा ये होगा कि श्रम अधिक हो रहा है, रिजल्ट कम मिल रहे हैं, या श्रम कर ही नहीं पा रहे,
इस तरह की संभावनाएं देखने में आएंगी। तो आपको इसके लिए थोड़ा प्रयत्नशील रहने की जरूरत पड़ेगी। चौथे भाव की स्थिति यह रहेगी कि यहाँ के स्वामी मंगल जो अपने से चौथे भाव यानी कि सप्तम भाव में बैठते हैं। तो भाव से भावात भावांग के हिसाब से देखते हैं, चौथे भाव का स्वामी अपने से चौथे में बैठता है, लेकिन वो अपनी नीच राशि में, बेशक नीच भंग हो रहा है लेकिन वो के अंदर बैठते हैं केंद्र में और नीच राशि में बैठे हैं। नीच भंग एक सेपरेट फीचर है, उसको भी बताता हूँ। और जबरदस्त कारक हैं क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी, केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में बैठते हैं, तो अपने आप में ये भी एक बड़ी अच्छी पोजीशन है। यहाँ स्थिति यह है कि मंगल की चौथी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, सातवीं दृष्टि लगन पर पड़ रही है, आठवीं दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। तो पहले 20 दिन लगातार मंगल इस तरीके का प्रभाव रखेंगे, लेकिन इतने सब के बाद भी चौथा घर कमजोर हो जाता है। वहाँ के स्वामी की स्थिति वीक हो जाती है क्योंकि वहाँ जो आखिरी के कुछ दिन आएंगे, 4 दिन 16 तारीख, 16, 17, 18, 19 और 20, इन दिनों में सूर्य भी वहाँ साथ में रहेगा, शुक्र वहाँ पहले से ही साथ में बैठा है 18 तक। तो एक जमघट 3 ग्रहों का हो जाएगा। तो ये जो लगन और सप्तम में ऐसे 4-4 ग्रह एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, ये भी खींचतान, युद्ध, लड़ाई, एडजस्टमेंट की कमी, तनाव, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। और इस सब चीज़ों का अर्थ घूम फिर कर सुखों की कमी देखने में आएगा। आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी सोच समझ, आपकी माताजी के स्वास्थ्य की कुछ समस्याएं या तनाव देखने में आएंगे। तो ये सावधानी की बहुत जरूरत पड़ेगी मंगल के लिए। पंचम भाव में स्थितियां ये हैं कि वहाँ राहु देवता बैठे हैं और अकेले भी नहीं बैठे फिलहाल, लेकिन पहले 8 दिन के बाद यहाँ से बुध शिफ्ट होकर के चले जाएंगे। अब बुध की स्थिति क्या है कि बुध तो भाग्य का स्वामी भी है और छठे घर का स्वामी भी है, तो ये एक एवरेज सिचुएशन मेंटेन करता है। तो राहु और बुध का एक साथ यहाँ पे होना फिलहाल बहुत अच्छा नहीं है। जब अकेले राहु रह जाएंगे यानी कि लास्ट के 22 दिन 9 तारीख से लेके महीने के आखिर तक, तो अकेले राहु का इस भाव में होना शुभ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारी सोच समझ, हमारी प्लानिंग्स को प्रभावित करता है, हमसे जल्दबाजी करवाएगा। उस जल्दबाजी में हमसे कुछ भूलें होंगी, कुछ गलतियां होंगी और वो डिसीजंस हमसे गलत हो जाएंगे जल्दबाजी में या कम विचारशीलता के कारण, जिसके लिए बाद में हमें पछताने की जरूरत पड़ने वाली है। तो निश्चित रूप से आपको यहाँ अधिक सावधानी की जरूरत है। राहु के कारण आपसे भूलें हो सकती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा जरूर कि कोई भी डिसीजन लेना है तो किसी जानकार से थोड़ी राय मशवरा कर लें, नहीं तो अचानक से आपने कोई भी फैसला लिया, कुछ भी खरीदना बेचना इत्यादि। संतान से संबंधित तनाव भी देखने में आ सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो सकती है। आप खुद स्टूडेंट है तो आपको दिक्कतें आ रही हैं, और अगर आप इस दौरान आपको संतान की स्थितियां बन रही हैं पैदा होने की, तो भी तनाव देखने में आ सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर 5वें घर के लिए बहुत शानदार योग नहीं। अब पंचम भाव के स्वामी की स्थिति क्या है? वो लगातार शत्रु राशि में रहेंगे पूरे महीने। पहले कर्क राशि में शत्रु राशि रहेंगे और बाद में 18 तारीख के बाद वो अष्टम भाव में जाके तो स्थिति और खराब हो जाएगी। तो पंचम भाव की स्थिति अच्छी नहीं है। यहां पर हमें इसको इंप्रूव करने के लिए क्या करने की जरूरत है? या तो हम राहु के लिए मंत्र जाप कर सकते हैं या शुक्र के लिए करें या दोनों के लिए करें, जैसा आपको अभी समझ में आता है, लेकिन दोनों करना ज्यादा उचित होगा। छठे घर की बात करते हैं। छठे घर के स्वामी पहले 8 दिन तो रहेंगे पंचम भाव में, जो अच्छी स्थिति नहीं, लेकिन उसके बाद लगातार छठे भाव में वो स्वग्रही बने रहेंगे अगले 8 दिन 16 तारीख तक। सूर्य वहां पहले से ही बुध आदित्य योग का निर्माण होगा और वहां पर गुरु की भी पूरी दृष्टि पड़ेगी। इसका भाव ये है कि इस दौरान आपके व्यापार करने की सामर्थ्य, सोचने की और दूसरों को सलाह देने की, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के योग अच्छे बनेंगे। अपने नहीं सॉल्व हो रहे, अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकोगे, उनके लिए विचार दे सकोगे, उनकी विचारशीलता बढ़ेगी। पर आंखों के तनाव भी इस दौरान बढ़ेंगे। छोटे मोटे कुछ कानूनी समस्या भी कभी कभी देखने में आ सकती है, जो जल्दी सॉल्व हो जाती है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद बुध जो है महीने के आखिरी 5 दिन के लिए शिफ्ट होकर के कर्क राशि में चले जाएंगे, जो उनकी शत्रु राशि है। तो ये भी कोई खास अच्छी नहीं है, लेकिन लमसम शत्रुओं का प्रभाव अधिक नहीं रहेगा, बल्कि आप ही शत्रुओं पर भारी रहने वाले हो। तो और बीमारियां भी आपके कंट्रोल में, तो आपको स्वास्थ्य की भी कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। अब सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव में मंगल शुक्र की युति होना ही अपने आप में वैवाहिक जीवन का डिस्टर्बेंस की गारंटी है, और उस पर शनि की भी पूरी दृष्टि। तो यहां आप सिर्फ शुक्र पे ध्यान दीजिए केवल, और किसी मुद्दे पर मत सोचिए। तो यहां जब सूर्य केवल 2 दिन के लिए इनको ज्वाइन करेंगे, जब ये युति रहेगी, यानी 16, 17, 18 3 दिन, इसके बाद ये युति टूट जाएगी। तो 3 दिन ऐसे भी होंगे जब मंगल शुक्र सूर्य सारे एक साथ होंगे, लेकिन मंगल शुक्र की युति का यहां होना वैवाहिक जीवन में कलह की जिम्मेदारी लेता है। अब शुक्र यहां पर केंद्र त्रिकोण दोनों का स्वामी, अत्यधिक काराग्रह और काराग्रह का कमजोर हो जाना, या 2 पापी ग्रहों से इतना पीड़ित हो जाना, और
शनि से भी पीड़ित है, मंगल से पीड़ित है, केतु से भी पीड़ित है, तो ये वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा। विशेष तौर पे 9, 10, 13, 14 इन 4 दिनों वैवाहिक जीवन के लिए तनावपूर्ण बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ध्यान रखने की जरूरत होगी। वैवाहिक जीवन के साथ इसमें ससुराल वालों से तालमेल खराब हो सकता है, पत्नी के स्वास्थ्य को भी कुछ या जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी कुछ समस्या देखने में आ सकती है। इसके बाद ये शिफ्ट होकर के अष्टम भाव चले जाएंगे। लगभग परिस्थितियां वैसी रहेंगी, कोई बहुत सुधार नहीं होगा। एक दूसरे पे दोषारोपण, एक दूसरे पे शक करना की प्रवृत्ति डेवलप होंगी। पूरे महीने इसी उथल पुथल में जा सकता है। साधारण सा एक नियम यह है कि जब लग्नेश बहुत बलवान होता है तो सप्तम भाव कमजोर हो जाता है, सप्तमेश बहुत बलवान होता है तो लगन थोड़ी कमजोर हो जाती है। तो ये बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, इसके कारण ये दिक्कतें आती हैं। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव में हम जमा पूंजी को देखते हैं, अचानक होने वाले कामों को देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी यात्राओं को देखते हैं। अब यहाँ के जो स्वामी हैं वो अपने से 11वें घर या जन्म कुंडली के 6ठे घर में बैठे हैं। कब तक? पहले 16 दिन। तो पहले 16 दिन ये स्थितियां अच्छी हैं, भागदौड़ भी खूब होगी, उसके दूरगामी परिणाम अच्छे आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये स्थिति क्या हो जाएगी? वो कहाँ शिफ्ट होकर आ जाएंगे? कर्क राशि में सप्तम भाव और अपने भाव से 12वें भाव। तो कुछ हद तक ये ठीक है, लेकिन फिर भी इसका बहुत अच्छा फायदा होता हो कुछ दिख नहीं रहा। अष्टम भाव का अर्थ है कि हम सेविंग्स कर सकें, पैसे को जोड़ सकें, पैसे को संभाल सकें, या कुछ ऐसी चीजों के लिए हम कोशिश करें जिसे अप्रत्याशित धन लाभ कहते हैं। तो फिलहाल ऐसी कोई स्थिति यहां पर होती हुई नहीं दिखाई देती। भाग्य भाव की बात करते हैं तो भाग्य की स्थिति लगभग बराबर ठीक बनी रहेगी। क्यों? राहु की यहां पर मित्र दृष्टि भी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी 5वीं मित्र दृष्टि यहां पड़ रही है। तो भाग्य के साथ तालमेल की स्थितियां ठीक रहने वाली हैं, पिता के साथ तालमेल की स्थितियां ठीक रहने वाली हैं। आपको प्रयासों का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, प्लानिंग्स का मौका मिलेगा, दिमाग भी राजनीतिक एंगल से चलेगा। लेकिन जब आप दूसरों के लिए ज्यादा सोचोगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। अपने लिए सोचने पर अच्छे रिजल्ट मुश्किल से प्राप्त होंगे। तो ये सावधानी रखनी है कि अपने लिए किसी से सलाह मांग लेने में कोई बुरी बात नहीं है। स्टेटस की पोजीशन थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहेगी। शुक्र क्योंकि कमजोर हैं, लगातार शत्रु राशि में रहेंगे, पहले कर्क में उसके बाद सिंह में, तो स्टेटस थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा, कभी अच्छा कभी खराब, कभी अच्छा कभी खराब। ये स्थितियां यहाँ पे मेंटेन रहने वाली हैं। अगर हम इन बातों को छोड़ देते हैं तो लमसम कोई बहुत बड़ा आर्थिक लाभ नहीं हो रहा, कोई बहुत बड़ा आर्थिक लॉस भी नहीं हो रहा है, लेकिन ऊपर नीचे होता रहेगा, आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। प्रयासों की बात करते हैं तो प्रयासों के स्वामी यानी अब हम दशम भाव से आ जाते हैं एकादश भाव, जो हमारी आमदनी को बिलोंग करता है। अपनी नीच राशि में, पर नीच भंग हो रहा है और केंद्र में बैठा है, तो आमदनी के लिए पहले 20 दिन की स्थितियां बहुत अच्छी। कहीं ना कहीं से अवसर जरूर मिलेंगे कमाने के, और बहुत से मौके मिलेंगे कमाने के जिसका लाभ होता हुआ दिखाई देगा। और जब वो आखिरी 10 दिन में शिफ्ट होकर के अष्टम भाव आएगा तब भी उसकी पूर्ण स्वदृष्टि कहाँ पड़ेगी? अपनी राशि पर, वृश्चिक पर। तो कुछ हद तक ये स्थितियां ठीक रहेंगी। इनकम को लेकर के कुछ नए मौके मिलेंगे, पैसा कमाने का भी अवसर देखने में आएगा। और 12वां घर जो हमारे खर्चों का है उसकी स्थिति क्या है? उसका स्वामी अपने से तीसरा घर अष्टम से अष्टम के हिसाब से ले लें तो खराब घर यानी कुंडली के दूसरे घर में। तो ये कोई खास अच्छी स्थिति नहीं है कि द्वादश भाव का स्वामी हमारे कहाँ बैठा है? इनकम के भाव में, आय धन के भाव में। मकर लगन वालों के लिए बृहस्पति कारक ग्रह नहीं है, और कारक ग्रह का ऐसे घर में जाना जो भाव सुंदर ना हो, कुछ हद तक ठीक ही है। तो तीसरे घर के लिए भी चलो इट्स ओके, 12वें घर के लिए भी स्थितियां एवरेज हैं। जो नौकरी पेशा हैं उन्हें पूरे महीने नौकरी को लेकर के कुछ तनाव देखने में जरूर आएगा। वो जो उम्मीदें और बांध रहे होंगे कुछ प्रमोशन की, कुछ अप्रेजल्स की, तो वो स्थितियां अच्छी यहाँ पे नहीं देखने में आएंगी। इस पूरी कुंडली को हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है वो ये कि हमें उपाय किसका करना है। राहु का उपाय करना अच्छा होगा, क्योंकि उसका प्रभाव लग्न, लग्नेश और भाग्य और भाग्येश सब पर पड़ रहा है। और मंगल ग्रह का भी उपाय करना यहाँ शुभ होगा। तो राहु और मंगल के अगर उपाय कर लेते हैं और सूर्य का भी कर लेते हैं, अगर हम मंगल का न भी करें तो सूर्य का उपाय भी करते हैं तो हमारे लिए शुभ हो सकता है। तो बीज मंत्र किसके जाप करने? राहु के करने और मंगल के करने, सूर्य का दान दिया जा सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए, जिससे कि आपका साथ मेरा बना रहे, आपके साथ मेरी ट्यूनिंग बनी रहे और मेरा परिवार जो आप सबके साथ है वो और बड़ा होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।